अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम देख रहे हैं कि भाई वो कौन कौन से प्रॉब्लम थे जो क्लासिकल फिजिक्स से नहीं सुलझाए जा सके, जिनके हल के लिए फिर क्वांटम फिजिक्स को लाना पड़ा, यानी प्लैंक्स का क्वांटा वाला कंसेप्ट हम चला रहे हैं। तो जनाब, अब आपके पास डिटेल में देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स, जो रिजल्ट्स आए, फिर उन रिजल्ट्स पे क्लासिकल कहाँ कहाँ रुक जाती थी, और फिर उसके जो सोल्यूशन आइंस्टाइन की जानिब से आए, वो सारा आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो अगर मैं डिफाइन करूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो बुनियादी तौर पे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से बाहर आता है। कब? जब उस पे कोई सूटेबल लाइट फॉल करवाई जाती है। ठीक है। तो आपके पास वो ये जो अमल है इलेक्ट्रॉन का किसी धात से बाहर आना लाइट के गिरने पे, इस अमल को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आते हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जाहिर है वो करंट बनेगा एक पाथ के अंदर, तो वो कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक होगी बात? तो बेसिक बेसिक डेफिनेशन आपको समझ आ गई। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। सादा सादा सा एक तरीकाकार है हमारे पास। एक स्कीमेटिक सी फिग मैंने आपको दिखाई है। आपको एक ग्लास जैकेट दिख रही है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं, एक उनमें से कैथोड होगा, एक उनमें से एनोड होगा। आपने वहां पे एक जैकेट में एक क्वार्ट्ज विंडो लगाई हुई है जिसमें से अलाउ करेंगे लाइट को अंदर आना। ये लाइट आपकी एक कैथोड गिरेगी इलेक्ट्रोड पे जो कि कैथोड होगा। ठीक है। जब कैथोड से लाइट गिरेगी, इस धात में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एनोड पॉजिटिव होने के नाते उनको अपनी जानिब खींचेगा। तो अब उनके जाहिर है वो निकलेंगे तो उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, वो मूव करेंगे, तो पोटेंशियल, उनके पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो एक एंड पे मूव करना शुरू कर देंगे। तो यही मैंने कहा कि आपका इलेक्ट्रोड जिसे मैंने एनोड का वो पॉजिटिव होगा या, तो आपके पास तो एक सेंसिटिव एमीटर लगा देंगे रास्ते में, जो करंट बन रहा होगा उसको वो मेजर करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो कैथोड और एनोड के बीच में होगा वो एक वोल्ट मीटर की मदद से हम मेजर कर लेंगे। ठीक होगी भाई? ये सादा सादा सा सेटअप था हमारे पास कि क्या हुआ। अब जनाब, जो इसके रिजल्ट्स आए, जो इससे कंक्लूजन आए, वो जरा देख लेते हैं। बुनियादी मुद्दा ये होगा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेरी करेगा। कैसे कैसे? अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करूंगा, अगर मैं लाइट की वेवलेंथ या दूसरे लफ्जों में कह लो फ्रीक्वेंसी वेरी करूंगा, या इंटेंसिटी वेरी करूंगा, तो ये तीन तरीकों से वेरिएशन मैं आपको समझाऊंगा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या कोई वेरिएशन आती भी है या नहीं आती। तो जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, अगर हम समरी के पॉइंट से बात करें तो वो कुछ यूं है कि करंट जो है वो डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी पे। यानी अगर आप इंटेंसिटी डबल करोगे करंट भी डबल हो जाएगा, जैसे आप इस जगह पे तस्वीर में देख रहे हैं। फिर वक्त आपको एक हिस्सा मैं समझाऊंगा, दूसरे हिस्से में बाद में आते हैं। तो इंटेंसिटी डबल की तो करंट की मिकदार भी क्या हो गई? डबल हो गई। ठीक है। फिर आपका करंट फौरन आ जाएगा जैसे ही लाइट आपकी मेटल सरफेस पे फॉल करेगी, यानी कोई डिले नहीं होगा। फिर आपके जो इलेक्ट्रॉन अमिट होंगे वो एक मखसूस फ्रीक्वेंसी के बाद ही अमिट होंगे। जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि एफ नॉट के बाद एक मखसूस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही अचानक करंट चलना शुरू हो गया है। ठीक है। सर्टन यानी आपके पास करंट का फ्लो शुरू हो गया है। तो ये चीज आती है कि एक मखसूस फ्रीक्वेंसी होगी। ये जो मखसूस फ्रीक्वेंसी होगी ये उस मटेरियल पे डिपेंड करेगी, यानी हर मटेरियल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। अच्छा, अभी आप ये जो माइनस वी नॉट देख रहे हैं ना, इसमें मैं वापिस आता हूँ, तो इसको मैं अभी समझाता हूँ तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो यानी कैथोड और एनोड के बीच में, अगर आप उसे 1 वोल्ट पॉजिटिव करते हैं यानी बढ़ा देते हैं, तो करंट में बहुत मामूली सा बदलाव आएगा। यानी आप देख सकते हो वोल्टेज बढ़ रहा है यहाँ पे, ये तो आप देखो करंट में ऊपर की जानिब नहीं बढ़ रहा, करंट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ठीक है। बहुत मामूली सा निग्लिजिबल हद तक का चेंज है कोई। अब अगला मामला यहां से ये आपको नेगेटिव वाला बात शुरू होगी, नेगेटिव वोल्टेज कि अब क्या करना है कि आपने डेल्टा वी नेगेटिव करना है, कि बैटरी को रिवर्स कर देना है। अब देखो बैटरी रिवर्स होगी, पहले तो मैंने इस हिस्से को समझा रहा था आई और वी वाले हिस्से में। अब आपके पास क्या है कि बैटरी उलट गई, बैटरी उलट गई तो नेगेटिव वोल्टेज का अमल दखल आ जाएगा। तो वो अब उसको समझना है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अब आपने उल्टा दिया, जरा यहां से समझ लें, लाइट फॉल करेगी कैथोड पे, मगर अब जो कैथोड है वो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है।
ठीक है, और जो एनोड है वो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये एनोड अब नेगेटिव हो चुका है, वो उनको रिपेल करेगा। अब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करोगे तो एक मखसूस वोल्टेज के ऊपर यहां से निकलने वाले, कैथोड में से निकलने वाले कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो रिपल्शन दे रहा होगा, वो रोक रहा होगा। तो इसका मतलब अगर आप ग्रेजुअली वोल्टेज नेगेटिव करते जाते हो तो करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और एक मखसूस वोल्टेज के ऊपर जाके करंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। बात समझ आ गई ना? क्योंकि नोड नेगेटिव हो चुका है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा, वो सामने से उसे रिपेल करेगा। तो वो जो वोल्टेज होगी जिसे मैं वी स्टॉप कह रहा हूं, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी। ठीक है, वो पोटेंशियल अब मैंने समझा दिया। पोटेंशियल डिफरेंस माइनस वी स्टॉप, नेगेटिव इसलिए लगा कि बैटरी उल्टाई है, और उसे मैंने वी नॉट कह दिया है। तो अब ये वी नॉट देख रहे हो, तो अब आपको इस सादा सी तस्वीर से ना एक दोनों तस्वीरों का मुआवजा करो। जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो आपका वी नॉट एक ही है, जब फ्रीक्वेंसी बदली तो वी नॉट बदल गया। तो मोटा मोटा आपके जहन में क्या आ रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसकी वजह से बदल रहा है? फ्रीक्वेंसी की वजह से बदल रहा है। तो अगर F2 बड़ा है F1 से, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कुछ और है, ज्यादा है। किससे? F1 से। तो अब आपके पास इसका मतलब कि वो वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल रोक देगी आगे आने से, वो चीज स्टॉपिंग पोटेंशियल है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी और इंटेंसिटी चाहे जितनी मर्जी हो, वो आपको एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल पर रोक लेगी। यही चीज मैंने लिखी कि जो वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम होगी, जब चाहे आपकी बीम इंटेंस है चाहे कम इंटेंस है, वीक है चाहे हैवी इंटेंस है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। मगर जरा देखो, अगर फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ है, मिसाल के तौर पर रेड लाइट है या ब्लू लाइट गिराई, दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगी, तो दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मुख्तलिफ होगा। सादा लफ्जों में बोलूं, रेड कलर वाले रेड फोटॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बैटरी उनको किसी और वोल्टेज पे रोकेगी। ब्लू कलर का फोटॉन गिरेगा तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बैटरी उनको किसी और पोटेंशियल पे रोकेगी। तो ये इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे एक तरह से डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी बदलोगे तो बैटरी को उनको, अब जाहिर है सादा सादा फिजिक्स है, फ्रीक्वेंसी क्या किससे रिलेट करती है? एनर्जी से। अब हर कलर, हर आने वाली रेडिएशन अपनी अपनी एनर्जी देगी। अब उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकालने में इस्तेमाल होगी, बाकी बच जाने वाली उसकी किनेटिक बनेगी। तो हर रेड कलर का फोटॉन अलग से एनर्जी देगा, ब्लू कलर का फोटॉन अलग वाली एनर्जी देगा। तो सबके निकलने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन एक जैसे नहीं होंगे, किसी के पास ज्यादा एनर्जी, किसी के पास थोड़ी एनर्जी। तो उनको रोकने के लिए बैटरी का अलग अलग पोटेंशियल इस्तेमाल होगा, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक होगी बात? तो आपके पास जितनी ज्यादा इंटेंस लाइट है उतना ज्यादा करंट है, मगर दोनों केसेस में जो करंट है वो एक ही जगह पे रुकता है। जैसे माइनस वी नॉट आप देख रहे हैं, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आ रहा है एक है। अच्छा, अब आपके पास जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये वो जगह जहां से जब आपकी लाइट आके फॉल करी, अब लाइट ने निकलने वाले इलेक्ट्रॉन कोई थोड़ी एनर्जी वाले, कुछ ज्यादा एनर्जी वाले, जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले होंगे तो मैं कहूंगा उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो वो बैटरी ने उनको अपना पोटेंशियल लगा के रोकना है। बैटरी के पोटेंशियल को हम ईवी नॉट कह सकते हैं। तो वो काइनेटिक जो मैक्सिमम होगा उस पोटेंशियल को मैं वी नॉट, आपके सामने लिखा हुआ है वी स्टॉप, तो उसको मैंने वी नॉट कह दिया। तो जो आपकी काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो बैटरी के जिस मैक्सिमम पोटेंशियल पे रुकेंगे, तो वो आपका वी नॉट यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो ईवी नॉट लिखा जा सकता है। तो ये बैटरी की पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपस में बराबर हो जाएगी, तब करंट नहीं चलेगा। आगे चलते हैं। तो ई यहाँ पे चार्ज है, वी आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो मेजरमेंट ये शो करती हैं कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, यानी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, वो आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ डिपेंड करती है किस पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन पे। तो ये मैंने एक लफ्ज यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था कि आपके पास फॉर लाइक जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, वो किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे। मतलब कि आपकी फ्रीक्वेंसी से एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, जिससे बच जाने वाली वो कुछ एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन को निकलने में खर्च होगी, कुछ एनर्जी उसकी काइनेटिक बन जाएगी। इंटेंसिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी ऑफ बीम पे, जैसे ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी लीनियरली इंक्रीज करती है विद
इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के। जैसे ये आप देख सकते हो, ये अब फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, इसका अंदर इंसिडेंट आपकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो उसमें से जो बच गई उसके बाद वो उस ऐसा ऐसा उसकी काइनेटिक, जितनी जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी उसी लिहाज से उसकी काइनेटिक भी बढ़ती जाएगी, लीनियर इंक्रीज रहा है। अब क्लासिकल के मुद्दे पे आते हैं कि क्लासिकल क्या था। तो ये एक पजल था बुनियादी तौर पे क्लासिकल फिजिक्स के लिए। क्लासिकल में जो इंसिडेंट लाइट है हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटिंग मानते हैं कि भाई साइनोसाइडल ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर क्या है, अब जब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है जो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, तो हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी निकलेगी और ये निकल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। यानी अगर आपकी एक मेटल मेटल है, उसपे अल्ट्रा वायलेट लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मगर अगर आप जब उस पर विजिबल लाइट गिरेंगे, वो भी साइनोसाइडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा, मगर वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी इतनी दे ही नहीं पाती कि वो निकल पाए। तो अब जो क्लासिकल है वो तो यही समझती थी कि भाई एनर्जी जब आपका एम्पलीट्यूड पे पहुंचा, मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन एनर्जी पकड़ेगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा। फिर दूसरी चीज, जैसे मैंने अभी कहा कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो अब इसका कोई चक्कर ही नहीं है कि फ्रीक्वेंसी लो है या हाई है, इलेक्ट्रॉन को निकलना ही निकलना था क्लासिकल की सोच के मुताबिक। ठीक है। अब आप इसका मतलब यानी अगर आप लाइट इस्तेमाल करते हैं तो वो ब्राइट लाइट एनफ होगी, यानी इंटेंसिटी पे एक तरह से सोच थी कि जितनी इंटेंस लाइट होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ऐसा भी नहीं होता। सॉरी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा इंटेंस लाइट आप सोच रहे थे, जबकि ऐसा नहीं होगा। तो अभी मैं इसकी फिजिक्स भी बताता हूं आपको। फिर वेव, आपके वेव थ्योरी के मुताबिक टाइम डिले था एक्सपेरिमेंट में, ऐसा भी नहीं हो रहा था। तो फोटो इलेक्ट्रॉन तो इंस्टेंटली निकल आते हैं। अब मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ कि ये क्या चक्कर क्या था इसका। अगर आप देखें, क्लासिकल ये समझती थी कि जैसे एक तालाब है, आप उसमें एक पत्थर फेंको, उस पत्थर के फेंकने से जो आपने एनर्जी दी वो सारों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक है। अब क्लासिकल ये कहती थी कि जितनी ज्यादा एनर्जी देंगे, यानी जितनी इंटेंस एनर्जी होगी, उतना इलेक्ट्रॉन के निकलने के चांस ज्यादा होंगे, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा था। फिर आपके पास वेव थ्योरी के मुताबिक थर्मोनिक इमिशन वाला कंसेप्ट आता था, तो उसमें थोड़ा वो साइट हो गई फिर निकलता था, जबकि इसमें ऐसा नहीं हो रहा। तो आपको बेसिक अप्रोच समझ आ रही है कि कहां कहां क्लासिकल फेल हो रही थी। अब आइंस्टाइन ने इन सारी बातों का जवाब दिया, वो हम बारी बारी देखते हैं। तो आइंस्टाइन ने प्लैंक्स का जो कंसेप्ट था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी होगा, उससे ही उठाया। उसने उसको थोड़ा सा मजीद कह लो रिफाइन किया। अब जिस दौर में उसने ये पेपर पब्लिश किया था, उसने 3 पास्टुलेट दिए लाइट के क्वांटा के बारे में और उसकी इंटरेक्शन के बारे में। उसने पहली बात क्या कही कि जो लाइट है फ्रीक्वेंसी एफ, उसके डिस्क्रीट क्वांटा होंगे, यानी प्लैंक्स वाली बात ही की, हर एक की एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ होगी और हर फोटॉन स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा। ठीक है। फिर उसने कहा कि जो लाइट के क्वांटा होंगे, ये जब वो अमिट होंगे या अब्जॉर्ब होंगे, वो ऑल और नथिंग की बेस पे होंगे। या अब्जॉर्ब होगा या नहीं अब्जॉर्ब होगा, या अमिट होगा या नहीं अमिट होगा। यानी आपका कोई बॉडी 1 फोटॉन अमिट कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, मगर 1.5 फोटॉन अमिट नहीं कर सकता। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन जब अब्जॉर्ब करेगा तो वो आधा फोटॉन अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है। फिर आपके पास जो लाइट क्वांटम है, जब वो मेटल में अब्सॉर्ब होगा तो वो अपनी सारी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को देगा। ये जो असल पॉइंट था, क्योंकि क्लासिकल समझती थी एनर्जी सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जबकि यहां पे ये आ रहा है कि एनर्जी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन को सिर्फ सारा फोटॉन एनर्जी दे रहा है तो उसका वो निकल आएगा। तो आने वाली एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन का निकलना तय पाया, उसकी इंटेंसिटी पे तय नहीं पाया। इसे मैं आगे डिटेल में समझते हैं। तो अब अगर हम ये आइंस्टाइन के पास्टुलेट देखें जो उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे अप्लाई किए, तो आपको पता चलेगा कि जो लाइट शाइन कर रही है मेटल पे, जिस पे यानी ढेर सारे आपके फोटॉन आके गिर रहे हैं, हर फोटॉन की एनर्जी एच एफ मान लो, तो वो हर फोटॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन अपना फोटॉन ऑब्जॉर्व करेगा। ठीक है। वो जो ऑब्जॉर्व करेगा वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बन जाएगी, जिसे मैं एच एफ कह दूंगा। तो इससे अब आपके कंक्लूजन क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को पकड़ा और वो बाहर आ गया, बात समझ गए। तो अब आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने उस क्वांटा को ऑब्जॉर्व किया, जो उसकी एनर्जी बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकलेगा, अगर उसने ये जो ऑब्जॉर्व की हुई एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, यानी
फाई से ज्यादा होगी, जैसे आप इस तस्वीर में देख भी सकते हैं। मतलब मुद्दे की बात करें तो वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है जो उसको धात से बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है। तो इसका मतलब अगर उसने जो फोटोन पकड़ा है उसकी एनर्जी उतनी है कि वो उसको धात से बाहर निकाल सके, तो उसमें भी वो खर्च करेगा। जो अगर फिर भी कुछ बच गई तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, अब इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो आप उसे एफ नॉट कहोगे, फाई ओवर एच से उसकी वैल्यू निकाल लोगे। तो ये यानी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके पास इतनी एनर्जी तो लाजमी होनी चाहिए। अगर आपके पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम होगी या थोड़ी अमाउंट जैसे कह लें, तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो उस मेटल से बाहर निकल सके। अगर आपके पास जितना भी एक फोटॉन भी कह लो गिरा, मगर उस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हुई, तो वो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी जरूर दे देगा कि भाई निकलो इस मेटल से, और वो आपके पास यानी इलेक्ट्रॉन वहां से निकल आएगा। तो मुद्दे की बात क्या समझ आ रही है कि इलेक्ट्रॉन का धात में से निकलना आने वाली फ्रीक्वेंसी की मिकदार पे तय कर रहा है। अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो नहीं निकलेगा। यहीं से एक बात समझ लें कि आपके पास जितनी ज्यादा मर्जी इंटेंस लाइट हो जाए वो उतने ज्यादा फोटॉन तो भेजेगी, मगर वो इंटेंस लाइट अगर हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो चाहे 1,00,000 फोटॉन गिरा दो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मगर अगर आप एक कमजोर एक फोटॉन भेज दो जिसकी उसकी एनर्जी आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो वो लाजमी वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना आने वाले की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, अगर आपने वो शर्त पूरी कर दी कि आने वाले फोटॉन थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हैं, यानी उन फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो फिर वो जाहिर है सारे ही निकालेंगे। तो फिर जितने ज्यादा गिरेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो जितने लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उतना ज्यादा करंट। ठीक है, तो बात समझ आ गई। तो बुनियादी शर्त पूरी करना क्या है कि आने वाले फोटॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। अगर ये शर्त पूरी होगी है तो जितने ज्यादा फोटॉन उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक, इंटेंसिटी तादाद पे मैटर करती है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक होगी। तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन में डिफरेंट होगी, तो इसका मतलब जो आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की सोच आएगी वो एच एफ माइनस फाइव आ जाएगी। तो अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी मेजर करता है काइनेटिक एनर्जी से, यानी जितना आप स्टॉपिंग पोटेंशियल खर्च कर लेगा बच जाने वाली एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो आपने जो स्टॉपिंग पोटेंशियल पीछे पढ़ा, अभी जो पीछे मैं पढ़ा के आया हूँ, तो ई वी नॉट आपने पढ़ा है, तो आप वो वैल्यू लगा सकते हो एच एफ माइनस। तो आप देख सकते हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अगर आपके पास वीक सिग्नल है या बहुत इंटेंस सिग्नल है उसका सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल होने वाला है। फिर आखिरी बात, जो हर फोटॉन ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की है एक इलेक्ट्रॉन को, तो वो इलेक्ट्रॉन फौरी तौर पे बाहर निकल आएगा। तो यानी आपका करंट फौरन स्टार्ट हो जाएगा, कोई डिले वहां पे नहीं आएगा। तो आइंस्टाइन ने अपने पोस्टुलेट को इस्तेमाल करते हुए तमाम फीचर समझा दिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के। ठीक है, तो अब आपके पास जो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला वो उसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे नहीं मिला, बल्कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे मिला था। ठीक है, तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि आइंस्टाइन का ज्यादा बड़ा काम ये माना जाता है कि भाई उसने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सॉल्व किया। तो जनाब ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।